गाजियाबाद के लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का पुलिस पर आरोप है कि अपनी ही सरकार में गाजियाबाद पुलिस पर नंद किशोर गुर्जर ने क्या कहा है कि गाजियाबाद में संघ और भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस की कायरतापूर्ण कार्रवाई है यह। गाजियाबाद में अधिकारियों की तानाशाही की बात का जिक्र करते हुए नंद किशोर गुर्जर नजर आए। इसके अलावा आरएसएस के लोगों को पीटा गया, ये आरोप भी लगा रहे हैं नंद किशोर गुर्जर। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक लोनी से नंद किशोर गुर्जर हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर आप? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने जो जिस तरह से अपना कायरतापूर्ण जो परिचय दिया है, जो कृत्य पुलिस का है, ये बहुत क्षमा करने लायक नहीं है। क्योंकि जब पथ संचलन में वहाँ से 1 मिनट उन्होंने कहा था कि 1 मिनट में हम निकल जाते हैं, उसके बावजूद बुरी तरह मारा गया, कान के पर्दे तक फाड़ दिए गए। और वो एफआईआर भी विधायक को जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों महानगर अध्यक्ष गए उसके बाद दर्ज की जाती है। फिर थाने का घेराव, अपराधी के जो पक्ष के लोग थे, कोई आरएलडी का कार्यकर्ता है, किसी समाजवादी का है, भाजपा का कोई कार्यकर्ता अपराधी नहीं हो सकता। अपराधी अपराधी है। उनके लोग अगर पहुंच के मान लिया किसी ने हत्या कर दी, तो हत्या करने के बाद जिनकी हत्या हुई उनके खिलाफ जाकर के लोग वहाँ घेराव करेंगे, तो क्या मर्डर जो करने वाला उसको छोड़ दिया जाएगा, क्रॉस केस कर दिया जाएगा? ये उसी तरह की घटना है। मयंक गोयल वहाँ थे नहीं, और भी कई कार्यकर्ता भी जो बीजेपी के, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया 307 का। मयंक गोयल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में थे, आप सबको मालूम है। तो पुलिस जिस तरह से तानाशाही कर रही है, गाजियाबाद में जैसे ही कमिश्नरेट बनी है उसके बाद पुलिस ने ये समझ लिया है कि गरीब आदमी जो है, जो आम आदमी है, उसकी कोई जीवन नहीं है। जब आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, जो समाज के लिए दिन रात काम करते हैं, उनके ऊपर उल्टा 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिनका कोई गलती नहीं है। कितनी बुरी तरह मारा गया, सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं। उसके बाद मयंक गोयल थे नहीं केवल थाने पे, वो बाद में पहुंचे हैं कि भाई ये पिटाई हुई है, क्योंकि वो खुद स्वयंसेवक रहे हैं, उनके फादर भी बड़े अधिकारी रहे हैं संघ में। तो उन्होंने जाकर के वहाँ केवल थाने तक जाने में 307 लगा दी गई। गाजियाबाद से कैमरामैन धर्मरतन के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। आगरा पुलिस नए साल पर सुरक्षा की तैयारियों में जुट गई है। नए साल पर कोई हुड़दंग ना हो, कोरोना को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एबीपी गंगा से बातचीत में डीसीपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि सभी थानों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही होटल, पब, बार संचालकों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि कैसे उन्हें नियमों के दायरे में ही नए साल से जुड़ी पार्टियों को मनाना है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी सिटी विकास जी हैं। आप बताइए कि एक चैलेंज रहता है कि हर साल जब नई साल का आगमन रहता है, और आगरा तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बड़ा शहर है, कई लोगों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन रहता है कि यहाँ आकर वो नई साल मनाएं, नई सुबह हो तो आगरा में हो। तो क्या क्या दिशा निर्देश आपने? आगरा में जो टूरिज़्म है वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी के पहले सप्ताह में अपने चरम पर रहता है। इसके लिए जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे ड्यूटियाँ बढ़ा दी गई हैं, ताकि जो भी टूरिस्ट आए वो सुगमता से ताज दर्शन या और भी जो स्मारक हैं उसका दर्शन करके जा सकें। इसके अलावा नए साल में पार्टी का माहौल रहता है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए, उसको भी सही कराने के लिए ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और जैसा कि 30 और 31 के दिन अलग से ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, ताकि कहीं पर कोई भी अशांति अव्यवस्था न फैले। और हमें पूरा विश्वास है कि आगरा वासियों के सहयोग से जो इस साल का नया साल है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से गुजरेगा। कई दफ़ा कई सारे ऐसे युवा होते हैं, थोड़े जोशीले होते हैं, हुड़दंग करते हैं, सड़कों पर उत्पात मचाते हैं। इन लोगों के लिए आप लोगों ने किस तरह से हिदायत जारी की? इन लोगों के लिए मेरे तरफ से ये हिदायत है कि सभी लोग कानून का पालन करते हुए नए साल का आगमन करें। हर्षोल्लास का समय है, लेकिन इसमें कोई भी कानून विरोधी कार्य न करें। कुल मिला के पूरी तरह से अलर्ट है आगरा पुलिस? पूरी तरह से अलर्ट है, और जो कोई भी उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा पुलिस पूरी तरह से तैयार है, शांतिपूर्ण तरीके से नए साल का जश्न मनाएं, कानून का पालन करें। अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी, ये कहना है आगरा से डीसीपी सिटी विकास कुमार का। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। बरेली में सिगरेट के पैसे मांगने पर मारपीट का एक मामला सामने आया। दबंगों ने लोगों को जमकर पीटा। महिला को बचाने आए लोगों की भी पिटाई की गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बारादरी थाना क्षेत्र के कसाईटोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सिगरेट के पैसे मांगने पर दबंगों ने लोगों के साथ मारपीट की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दबंगों की दबंगई, सिगरेट के पैसे मांगे जा रहे थे और इसी बात को लेकर गुस्साए दबंगों ने हमला किया, मारपीट की। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर अखिलेश यादव मौजूद हैं और जेल में बंद विधायक से देखिए मुलाकात करके वो बाहर निकले हैं। और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए मीडिया को कुछ जरूर यहां पर करेंगे, संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव की मुलाकात खत्म हो चुकी है, झांसी की तस्वीरें और क्या कहते हैं अखिलेश यादव, सुनते हैं। अक्सर हम लोग किसी कमरे में या चलते एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बहुत दिनों बाद जेल के सामने आपसे हम मुलाकात हो रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार लोगों पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं और सरकार साजिश करके, षड्यंत्र करके, अधिकारियों पे दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा रही है। इस सरकार में जहां महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार ने न्याय खत्म कर दिया है, न्याय की उम्मीद आप हम कोई नहीं कर सकते। हम और आप तमाम उदाहरण देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। याद कीजिए वो बलिया में जो पत्रकार जिन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया था, बनारस में तमाम समाजवादी कार्यकर्ता जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम्स जा रही थी, जिसमें वहाँ के जिलाधिकारी को हटना पड़ा था और बाहर से एक ऑब्जर्वर तैनात किया गया था। कमी और गलती प्रशासन की थी, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। रमाकांत यादव पूर्व सांसद विधायक, जिनका बहुत पुराना मुकदमा, वर्षों पुराना मुकदमा, दबाव बना करके उन्हें जेल भेज दिया गया। आपके पड़ोस के जिले में इरफान विधायक, इरफान सोलंकी के पिताजी विधायक रहे, कई बार विधायक रहे। उनके परिवार की एक अपनी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। इरफान सोलंकी कई बार विधायक रहे, उन्हें भी साजिश का शिकार होना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा। और झांसी के लोग और हम समझते हैं, आप पत्रकार साथियों को सब पता है कि दीपक यादव पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया है। ये सरकार केवल संदेश देना चाहती है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल है। दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो। दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से सरकार चल रही है, यूपी का 6वां साल पूरा होने जा रहा है। किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं ढूंढ पाई है, और जिस सरकार के पास समाधान नहीं है, वो जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है। दीपक यादव पूर्व विधायक, उनके बेटे हैं। मुझे याद है उस दिन, जिस दिन पुलिस इनके घर में घुस करके इनके बेटे को उठा करके ले गई और कहा कि पिताजी हाजिर हों तब बेटे को छोड़ेंगे। उस दिन भी बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की। अधिकारी कह रहे हैं हम पे दबाव है। एक अधिकारी से पूछा, वो कह रहा दबाव है। उससे बड़े अधिकारी से पूछा तो बोला हम पर दबाव है। जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कह रहा हम पर दबाव है। तो आखिरकार दबाव किसका है? सरकार, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं फंसा रहे लोगों को। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद फंसाए लोगों को, आप कितने भी ईमानदार होंगे आप जेल चले जाओगे। इस प्रदेश में न जाने कितने सच्चे साथी जो पत्रकार थे, जिन्होंने सच्ची खबर दिखाई, उन पे झूठे मुकदमे लगा के सरकार ने जेल भेजा उन्हें। और समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए चिन्हित कर करके इनके नेताओं को फंसाना, इनके नेताओं पे झूठे मुकदमे लगाना, इन नेताओं को बदनाम करना, क्योंकि जनता का और विपक्षी पार्टी का ध्यान न जाए कि आखिरकार समस्या क्या है। क्या आपको याद नहीं, जिस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होने जा रहा था कि एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा और 250 करोड़ निकल आए। अखबार से लेकर के टीवी ने यही प्रचार किया कि समाजवादी इत्र का व्यापारी है। जब सच्चाई सामने आई तो बताओ वो किसका व्यापारी था। और उसके बाद लगातार छापे पड़े हैं। तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इशारा किया गया है कि
विपक्ष के जितने लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाइए, साजिश करिए, उन्हें जेल भेजिए। दीपक यादव को और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूं, बदनाम करने के लिए ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और एक दो पे नहीं, चिन्हित कर करके। और फिर कितना हरेसमेंट किया जा सकता है वो किया जा रहा है। सरकार का काम ये नहीं है। और समय बदलता है, सबका समय सबका आता है, लेकिन ये पहली बार ऐसी परंपरा देखने को मिल रही है कि जहां पर संस्थाएं हाथ खड़े कर दे रही है, ये सरकार के इशारे पर संस्थाएं हाथ खड़ा कर दे रही हैं। इससे दुखद लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता। याद कीजिए, इन्होंने जिला पंचायत लूटी, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव लूटे, विधानसभा के चुनाव में जब हार रहे थे जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया। जनता ने मतदान किया। जनता जिस तरह के परिणाम चाहती थी वो परिणाम नहीं आए। लेकिन अगर इन्हें बहुमत मिल गया है, बहुमत का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा लोकतंत्र खत्म कर दें। इसलिए ये सरकार जिस रास्ते पे जा रही है, समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी ये छूट करके आएंगे। और जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता के हर मुद्दे पे ये सरकार असफल है। महंगाई चरम सीमा पर, कोई समाधान नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, कोई सवाल जवाब नहीं। न्याय की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। जितनी भी व्यवस्थाएं की गई थी, चाहे एम्बुलेंस की हो, वो बर्बाद कर दी। पुलिस की 100 नंबर जो 112 कर दी, वो बर्बाद कर दिया। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिए इन्होंने। और क्या दिखा रहे तमाशा, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए मंत्री जाएंगे? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हो अगर मंत्री इन्वेस्टमेंट लेने, क्या दुनिया के वो लोग ये नहीं जानते कि यहाँ पर अन्याय कितना है? क्या वो डेटा नहीं जानते हैं? कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। अभी जो मारा गया पुलिस के वजह से, पुलिस ने मार मार कर की जान ले ली। बलवंत सिंह की जान गई, बताओ उसके परिवार की क्या मदद की इन्होंने? 1 करोड़ की समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि उसके परिवार की मदद हो। 1 करोड़ की सरकारी नौकरी दें उसको, क्या सरकार दे पा रही है? कस्टोडियल डेथ नंबर 1 उत्तर प्रदेश में महिलाओं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, नंबर 1 पर। किसान आत्महत्या कर रहा है, जो पैदावार की मूल्य मिलना चाहिए या खरीद होनी चाहिए वो है नहीं। अग्निवीर अग्निपथ के अखिलेश यादव को आपने सुना, जमकर भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए नजर आए हैं। और देखिए, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव का कहना है कि सरकार की गलत कार्रवाई से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। जेल में नेताओं से अखिलेश की मुलाकात पर भी चंद्रपाल ने यह कहा है कि अखिलेश के मैदान में उतरने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। जानबूझकर सपा नेताओं पर सरकार टारगेट कर रही है। समाजवादी पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो बयान दिया गया है, सुनिए। चंद्रपाल जी, फील्ड पर उतर आए हैं अखिलेश यादव। हाँ बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ बहुत ही अन्याय अत्याचार हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों जिस तरीके से हमारी पार्टी के पूर्व विधायक माननीय दीपनारायण सिंह यादव जी को एक फर्जी मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजने का काम किया गया, इसी तरीके से पूरे प्रदेश में समाजवादियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के पूरे प्रदेश के समाजवादियों में ज़बरदस्त आक्रोश है। लोग न्याय पाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। माननीय अखिलेश यादव जी आज झांसी आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और आगे के समय की रणनीति भी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर के तैयार करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी पहुंच रहे हैं और चंद्रपाल सिंह यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि मनोबल कार्यकर्ताओं का बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं? मैसेज का इतिहास समाजवादी पार्टी का रहा है और समाजवादी पार्टी के सरकारों के समय जिस प्रकार से अराजकता और पूरे प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया गया था और तत्कालीन सरकारें दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम करती थी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का समर्थन किन लोगों के साथ है
वो पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता। अभी मुझे मिड सेशन के लिए काम मिला है, क्योंकि स्वतंत्र देव जी का जो बचा कार्यकाल है मुझे मिला है। मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश का इंतजार कर रहा हूं और जैसे निर्देश मिलेगा संगठन के पुनर्गठन की तरफ आगे बढ़ेंगे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। नाम प्रस्तावित कर दिए गए हैं। तो भूपेंद्र चौधरी को आपने सुना, कई बड़ी बातें वो कह रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर यहाँ जरूर कही कि ये सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का समर्थन किन लोगों के साथ है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी पर 3 और मुकदमे दर्ज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत भी केस दर्ज हुआ है। ड्यूटी के दौरान पुलिस से अभद्रता बदसलूकी पर भी केस दर्ज किया गया है। 3 और मुकदमे इरफान सोलंकी पर देखिए दर्ज हुए हैं और क्या क्या वो मुकदमे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 3 नए मुकदमे सपा विधायक इरफान सोलंकी पर। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी अधिनियम के तहत केस दर्ज। इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरों से बदतमीजी और अभद्रता करने के मामले में लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत भी केस दर्ज हुआ है। बदसलूकी को लेकर भी केस दर्ज किया गया। 3 नए मुकदमे कुल मिलाकर विधायक इरफान सोलंकी पर दर्ज हुए हैं। और इससे थोड़ी देर पहले ही खबर यह थी कि गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर का केस भी दर्ज किया गया है इरफान सोलंकी पर। और अब 3 और नए मुकदमे। और देखिए बाराबंकी पुलिस में चोरों के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जहां पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से नशे और चोरी का सामान बरामद हुआ। बदमाश के पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस मिले हैं। बदमाशों से एक कार और चोरी की गाड़ी भी बरामद हुई है। तो देखिए चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और चोरी का काफी सामान जब्त हुआ है, जिसमें गाड़ी भी बरामद की गई है। नशे का सामान भी जब्त किया गया। बाराबंकी पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया। 6 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। बदमाशों के पास से नशे और चोरी का सामान बरामद हुआ है। 6 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। बदमाशों से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस बरामद। एक गैंग पकड़ा गया। इस गैंग के कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें 4 लखीमपुर खीरी के, 3 बहराइच के और एक फिलहाल लखनऊ में रहने वाला आदमी है। ये लोग दिन में 4 पहिया वाहन से घूम के रेकी करते हैं कि कहाँ पर पंचायत भवन है जहाँ से चोरी करना आसान है, कहाँ पर कोई गोडाउन है जहाँ से चोरी करना आसान है। वहाँ पर दिन में रेकी करने के बाद रात में जाते हैं और वहाँ से सामान चुरा कर चले आते हैं। इनके पास से बहुत सारा सामान बरामद किया गया है, जिसमें 4 एसी है, 19 पंखे हैं। गाजियाबाद के लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का पुलिस पर आरोप है कि अपनी ही सरकार में गाजियाबाद पुलिस पर नंदकिशोर गुर्जर ने क्या कहा है कि गाजियाबाद में संघ और भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस की कायरतापूर्ण कार्रवाई है या गाजियाबाद में अधिकारियों की तानाशाही की बात का जिक्र करते हुए नंदकिशोर गुर्जर नजर आए। इसके अलावा आरएसएस के लोगों को पीटा गया, ये आरोप भी लगा रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक लोनी से नंदकिशोर गुर्जर हैं। विधायक जी क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर आप? देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने जो जिस तरह से अपना कायरतापूर्ण जो परिचय दिया है, जो कृत्य पुलिस का है, ये बहुत क्षमा करने लायक नहीं है। क्योंकि जब पथ संचलन में वहाँ से 1 मिनट उन्होंने कहा था कि 1 मिनट में हम निकल जाते हैं, उसके बावजूद बुरी तरह मारा गया, कान के पर्दे तक फाड़ दिए गए। और वो एफआईआर भी विधायक को जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों महानगर अध्यक्ष गए उसके बाद दर्ज की जाती है। फिर थाने का घेराव, अपराधी के जो पक्ष के लोग थे, कोई आरएलडी का कार्यकर्ता है, किसी समाजवादी का है, भाजपा का कोई कार्यकर्ता अपराधी नहीं हो सकता। अपराधी अपराधी है। उनके लोग अगर पहुंच के मान लिया किसी ने हत्या कर दी, तो हत्या करने के बाद जिनकी हत्या हुई उनके खिलाफ जाकर के लोग वहाँ घेराव करेंगे, तो क्या मर्डर जो करने वाला उसको छोड़ दिया जाएगा, क्रॉस केस कर दिया जाएगा? ये उसी तरह की घटना है। मयंक गोयल वहाँ थे नहीं और भी कई कार्यकर्ता भी जो बीजेपी के, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया 307 का। मयंक गोयल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में थे, आप सबको मालूम है। तो पुलिस जिस तरह से तानाशाही कर रही है, गाजियाबाद में जैसे ही कमिश्नरेट बनी है उसके बाद पुलिस ने समझ लिया है कि गरीब आदमी जो है, जो आम आदमी है, उसकी कोई जीवन नहीं है। जब आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, जो समाज के लिए दिन रात काम करते हैं, उनके ऊपर उल्टा 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिनका कोई गलती नहीं है। कितनी बुरी तरह मारा गया, सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं।
उसके बाद मेन गोल थे नहीं केवल थाने पे, वो बाद में पहुँचे हैं कि भाई ये पिटाई हुई है, क्योंकि वो खुद स्वयंसेवक रहे हैं, उनके फादर भी बड़े अधिकारी रहे हैं संघ में, तो उन्होंने जाकर के वहाँ केवल थाने तक जाने में 307 लगा दी गई। गाजियाबाद से कैमरामैन धर्मरतन के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। आगरा पुलिस नए साल पर सुरक्षा की तैयारियों में जुट गई है। नए साल पर कोई हुड़दंग ना हो, कोरोना को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एबीपी गंगा से बातचीत में डीसीपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि सभी थानों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही होटल, पब, बार संचालकों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि कैसे उन्हें नियमों के दायरे में ही नए साल से जुड़ी पार्टियों को मनाना है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी सिटी विकास जी हैं। आप बताइए कि एक चैलेंज रहता है कि हर साल जब नई साल का आगमन रहता है, और आगरा तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बड़ा शहर है, कई लोगों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन रहता है कि यहाँ आकर वो नई साल मनाएं, नई सुबह हो तो आगरा में हो, तो क्या क्या दिशा निर्देश आपने? आगरा में जो टूरिज़्म है वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी के पहले सप्ताह में अपने चरम पर रहता है। इसके लिए जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे ड्यूटियाँ बढ़ा दी गई हैं, ताकि जो भी टूरिस्ट आए वो सुगमता से ताज दर्शन या और भी जो स्मारक हैं उसका दर्शन करके जा सकें। इसके अलावा नए साल में पार्टी का माहौल रहता है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए, उसको भी सही कराने के लिए ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और जैसा कि 30 और 31 के दिन अलग से ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, ताकि कहीं पर कोई भी अशांति अव्यवस्था न फैले। और हमें पूरा विश्वास है कि आगरा वासियों के सहयोग से जो इस साल का नया साल है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से गुजरेगा। कई दफ़ा कई सारे ऐसे युवा होते हैं, थोड़े जोशीले होते हैं, हुड़दंग करते हैं, सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, इन लोगों के लिए आप लोगों ने किस तरह से हिदायत जारी की? इन लोगों के लिए मेरे तरफ से ये हिदायत है कि सभी लोग कानून का पालन करते हुए नए साल का आगमन करें। हर्षोल्लास का समय है, लेकिन इसमें कोई भी कानून विरोधी कार्य न करें। कुल मिला के पूरी तरह से अलर्ट है आगरा पुलिस? पूरी तरह से अलर्ट है, और जो कोई भी उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा पुलिस पूरी तरह से तैयार है, शांतिपूर्ण तरीके से नए साल का जश्न मनाएं, कानून का पालन करें। अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी, ये कहना है आगरा से डीसीपी सिटी विकास कुमार का। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। कोरोना के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा को लेकर लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 के बाहर वीआईपी गाड़ियों की कतार देखने को मिली। आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन वीआईपी गाड़ियों को सड़क पर ही खड़ा कर दिया गया। एबीपी गंगा ने कल जब इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया तो वहां के इंचार्ज ने कहा कि यहां पर गाड़ियां खड़ी नहीं होती हैं। उस वक्त जो भी गाड़ियां खड़ी थी उसे हटाने के निर्देश दिए, लेकिन आज भी वहां पर गाड़ियां खड़ी मिली। इन गाड़ियों की वजह से काशी विश्वनाथ धाम के बाहर जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन वीआईपी कल्चर की वजह से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीआईपी कल्चर की वजह से आम जन को दिक्कत होती है, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं उनको दिक्कत होती है। ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं आप आज की तस्वीरें। एबीपी गंगा ने कल ही इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था। गेट नंबर 4 जो कि एंट्री गेट है, उसके सामने कई गाड़ियां यहां पर खड़ी रहती हैं, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काशी विश्वनाथ धाम के बाहर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है वीआईपी गाड़ियों की पार्किंग की वजह से। विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर हम मौजूद हैं। आप देखिए ये गेट नंबर 4 और दूसरी ओर जरा ये जाम देख लीजिए, यहाँ पर ये यातायात जूझ रहा है। और तीसरी जो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये जरा वीआईपी कल्चर वाली भी तस्वीर देख लीजिए। ये देखिए, ये विधायक जी की गाड़ी खड़ी है, ये प्रशासन की गाड़ी खड़ी है, और आज मंडल कमिश्नर यहाँ पहुँचे हैं कोरोना सुरक्षा से संबंधी आदेश देने के लिए। कौशल राज शर्मा जी मंदिर के अंदर मौजूद हैं, और आप सामने देखिए ये वीआईपी गाड़ियों का जो जत्था है वो किनारे पर खड़ा है। बाहर जाम से लोग कहीं ना कहीं जूझते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन इन गाड़ियों पर न तो कोई लगाम है और न ही कोई अंतर है। आम जनता को यहाँ गाड़ियाँ लाने की परमिशन नहीं है। आम जनता यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ नहीं ला सकती है। किनारे पर आप मोटरसाइकिल से आइए और आगे बढ़ते रहिए, जाम से जूझते रहिए और इस व्यवस्था को कोसते रहिए। ऐसा दृश्य है, आप देखिए, जैसा कि एबीपी गंगा लगातार तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ पर अगर आपको आना है, गाड़ी लेकर आना है, तो साहब के खास बन के आइए, तो गाड़ी यहाँ तक आ जाएगी। और इसके बाद अगर आप उनके खासम खास नहीं हैं तो शायद आप यहाँ पर साइकिल और गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। इन गाड़ियों की वजह से जो जाम की स्थिति उत्पन्न होती है
उनकी भी कोई परवाह नहीं करता। भाई साहब तो साहब हैं, उनको यहाँ पर गाड़ी से मंदिर के गेट तक आना है, उनके अपनों को यहाँ पर गेट तक आना है, तो जनता की समस्याएं कहीं किनारे पर धरी की धरी रह जा रही हैं। उम्मीद है कि साहब जनता की ये आवाज़, जनता की ये गुहार सुनते हुए आगे जरूर नजर आएंगे और ये वीआईपी कल्चर इससे जरूर परहेज करेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बाबा विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर तस्वीरें डराने वाली हैं। आप देखिए, ये जो कतार आपको दिखाई दे रही होगी, ये किस तरह से एक दूसरे के पास लोग खड़े हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन प्रशासनिक अमला इसे लेकर कब जागरूक होगा, आम जनता इसे लेकर कब जागरूक होगी? ज़्यादातर जो खाकी वाले हैं उनको भी आप देख लीजिए। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करना चाहेंगे। ज़रा देखिए, ये वीआईपी दर्शन वाला ये जो बना हुआ है बैरिकेटिंग, यहाँ पर पुलिसकर्मी भी खड़े हैं। तो सर मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क नहीं लगाया जी, मास्क नहीं लगाया। कोरोना से डरते नहीं है क्या? डरते हैं, क्यों नहीं डरते? तो मास्क नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? लगाए थे अभी तक। लगाए थे, खराब हो गया या उतार दिया है, मन उब गया है मास्क? नहीं, मन क्या हो गया, लगाया। जरूरी है, लगाना चाहिए। जी जी, लगाना चाहिए। आप देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो आप देखिए यहाँ पर हैं और ये देखिए दरोगा जी भी यहाँ पे खड़े हैं और दरोगा जी ने भी मास्क नहीं लगाया है आपके सामने। कुछ लोग यहाँ पर मास्क लगा के भी खड़े हैं, लेकिन जब सुरक्षाकर्मी बिना मास्क के यहाँ पे खड़े होंगे तो आम जनता को, आम श्रद्धालु को कैसे वो जागरूक करेंगे कि वो मास्क लगाएं, कोरोना से खुद को बचाएं? बड़ा सवाल है। बाबा दरबार में सुरक्षा की बड़ी ज़रूरत है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।